Hello, Namaskar. Welcome to Inculcate Learning and Dr. Amit Kumar, co-founder Inculcate Learning, my husband and now assistant professor Dr. Amit Kumar का स्वागत है Inculcate Learning पे. ठीक है. So ये वीडियो स्पेशली Inculcate Learning पे इसलिए जा रही है because JRF से गवर्नमेंट जॉब तक की जर्नी, JRF से असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जर्नी बहुत लंबी होती है. सो उस जर्नी में क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, सो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिन्होंने किए हैं अमित ने, उनसे हम बात करेंगे आज इस बारे में. सो मैं कोशिश करूंगी स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी क्वेरीज होती हैं वो हम कवर कर पाए. ठीक है जी. तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पे. हरियाणा में HPSC के थ्रू जो है बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं. सो उन वैकेंसीज में इस बार काफ़ी सालों बाद बहुत सारी वैकेंसीज निकली थी जिनमें अमित जो है असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में. ओके, बट केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, JRF से गवर्नमेंट जॉब तक की जर्नी सब में ही लंबी होती है. ठीक है. सो आपका JRF 2017 में 17 में एग्जाम हुआ था दिसंबर में, बेसिकली 18 में उसका रिजल्ट आया था. आई थिंक वो पहली बार था जब बहुत लंबे टाइम के बाद रिजल्ट आया था. नहीं, वो यूजुअल साइकिल था. ओके. सो 2007 आपने जब JRF क्रैक किया तो उस दौरान क्या चीजें रही, मतलब सेल्फ स्टडी या कोचिंग या क्या चीज? सो बेसिकली जैसे मैंने BSc पास आउट करके MSc में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर तक तो आइडिया नहीं था. जैसे हम सेकेंड ईयर में हुए देन नेट JRF के बारे में हमें पता चला. और मीनवाइल एक फ्रेंड की वजह से ही उसने बोला कि अमित ड्यूरिंग MSc हम लोग एटलीस्ट दे देते हैं. मैंने कहा नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि थोड़ा लेवल हम सुनते थे ना, नेट JRF लेवल बहुत हाई लेवल का होता है पेपर उसका, तो नहीं हो पाएगा. बट उसने इंसिस्ट किया, देन कहा ओके भरने में क्या जाता है. तो फिर वही पैटर्न तो सेम रहता है हर एक एग्जाम का कि आप जो आपके बेसिक्स हैं उन पे अच्छी पकड़ बनाओ. तो मैंने बेसिक्स को पढ़ा, जो भी MSc में हम पढ़ रहे थे या पढ़ चुके थे फर्स्ट ईयर में, वो सब अच्छे से किया. और फॉर्चुनेटली जैसे MSc पास आउट, मतलब MSc फाइनल ईयर के एग्जाम जो 4th सेम के एग्जाम है हो रहे थे, उससे पहले ही रिजल्ट आ गया था और हमारा क्वालिफाई हो गया था. बेसिकली बिना कोचिंग के. हाँ, ड्यूरिंग MSc ही हो गया था. सो ये चीज सबसे सुनने में आती है कि ड्यूरिंग मास्टर्स अगर आप क्रैक कर लो जल्दी से तो ज्यादा बेहतर होता है. उसके बाद नहीं हो पाता, क्या दिक्कतें आती हैं? एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि जब आप MSc कर रहे हो बेसिकली आपके सब्जेक्ट से आपका टच बना रहता है, ये सबसे बड़ी बात. उसके बाद या तो आप छोटी मोटी कोई जॉब ढूंढने में लग जाते हो, या फिर क्योंकि कुछ अदर काम भी आपको पड़ जाते हैं, सो प्राइमरी फोकस आपका उस पर नहीं रहता, जिसकी वजह से अब अगर फुली आप अटेंटिव नहीं हो उस चीज के लिए तो चांसेस कम हो जाते हैं. धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फुली फोकस्ड रह के उसकी प्रिपरेशन करते हैं, पर्टिकुलर कोचिंग लेते हैं, वो भी बेटर है, उनको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं. लेकिन सभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना कोचिंग का खर्चा नहीं है जितना कहीं जाकर रहने का खर्चा हो जाता है. सो डिपेंड करता है सबका. बट हाँ, ड्यूरिंग मास्टर्स अगर आप थोड़े से एफर्ट्स कर लोगे, बेसिक्स पे अच्छी पकड़ है, देन साथ साथ वो चीजें पढ़ रहे हो, टच में रहते हो, तो आपको याद रहती हैं ऑलरेडी वो सारी चीजें और जल्दी हो जाती है चीजें. बेसिकली मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे CSIR ले रहा हो चाहे UGC ले रहा हो, बट सब सब्जेक्ट्स में मोस्टली सब्जेक्ट्स का मैंने देखा है कि क्लैश करता है सिलेबस, जो आपका मास्टर्स का सिलेबस है और आपका UGC नेट का सिलेबस है. तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि अगर आप कंटिन्यूटी में उसी टाइम पे जो है टच बनाते हुए और अगर मेहनत करोगे तो वो बिना कोचिंग के भी निकल जाएंगी चीजें. और इनफैक्ट वही एक टाइम रहेगा जब बिना कोचिंग के निकलेंगे, अदरवाइज आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ ही जाएगी. हाँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. राइट. बट पॉइंट ये भी है कि आजकल बहुत ईजी हो गई हैं चीजें, यूट्यूब पे मतलब सब कुछ प्रेजेंट, सब कुछ मतलब ना एक्सेस में ही प्रेजेंट है. आपको कई बार उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है क्या क्या करें. राइट. जैसे आपने बोला कि मास्टर्स के दौरान टच में रहते हो आप सब्जेक्ट के, वो चीज PhD के दौरान मेंटेन हो पाती है क्योंकि आपने जस्ट बाद PhD में एडमिशन बहुत कम बच्चों के केस में. मेरे केस में भी सेम रहा. अब मैं पहले ये बताता हूँ कि जैसे आपने बोला था ना कि सभी सब्जेक्ट में सेम रहता है, सो इसलिए अगर मैं एग्जांपल दूं, क्योंकि केमिस्ट्री से मैंने की ये सब चीजें. अब +2 तक केमिस्ट्री पढ़ी, देन BSc की, उसमें भी केमिस्ट्री थी, फिजिक्स भी था, मैथ भी था, बट केमिस्ट्री इसलिए क्योंकि मैंने MSc केमिस्ट्री की. देन MSc में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे. अब इसके BSc के ड्यूरिंग ही मैंने IIT JAM की प्रिपरेशन की और मेरा क्वालिफाई हुआ. ठीक है.
अब उसमें जो भी प्रिपरेशन मैंने की थी इन दोनों की, उससे ही मेरे एमएससी एंट्रेंसेस क्लियर हुए, जैसे डीयू का क्लियर हुआ और भी एंट्रेंस वगैरह दिए मैंने, वो क्लियर हुए। अब मेरा जेआरएफ कैसे एकदम से क्लियर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये जो चीजें आईआईटी जैम के ड्यूरिंग पढ़ी थी, एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम के ड्यूरिंग पढ़ी थी, वही चीजें ही तो मेरी बेसिक्स थी ना। सेम चीजों को पढ़ा है मैंने बीएससी की बुक्स को पढ़ा है, और आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग जो भी मैंने कुछ एक बुक्स ली थी उनको पढ़ा है, देन एमएससी का पढ़ा है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ अलग से नहीं पढ़ा है। सो वही सब चीजें होती हैं बेसिकली, बेसिक्स, देन थोड़ी एडवांस स्टडी उसकी, जो भी आप ड्यूरिंग मास्टर्स पढ़ रहे हो और चीजें हो जाती हैं। फिर अब जैसे हम जेआरएफ क्रैक हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर हो गया, देन हमने पीएचडी में एनरोल किया। उसके बाद क्या, अब हमारे केस में, केमिस्ट्री के केस में, हम लोग रिसर्च पे फोकस रखते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपका फुली फोकस्ड हो आप रिसर्च को लेकर के, तो एकेडमिक से जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है। अब देखो, आप जिस चीज की प्रैक्टिस आप छोड़ दोगे तो उस पर बेस्ट तो नहीं रह पाओगे आप, ये है। और ये पीएचडी वालों के साथ होता ही है, क्योंकि आपको 5 साल 6 साल 7 साल हो जाते हैं पीएचडी करते हुए, फिर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, जबकि उसके रीजंस आप ढूंढने की कोशिश नहीं करते हो। आपको उसके रीजंस ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, बैठना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या वजह रही। जैसे हमारे सीनियर्स ने बोला था कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, तो ये चीजें ऐसे नहीं लगे कि बहुत बड़ा गैप आ गया फिर। तो मेरे केस में भी गैप आया, बट शायद इतना बड़ा नहीं था कि उसको कवर अप ना किया जा सके। और वो गैप कवर अप इसलिए भी हो पाया बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन, अगर मैं अमित के नेचर की बात करूं, सो वो प्रॉब्लम से भागते नहीं है, इतना मुझे पता है। तो उस वजह से ही उनको ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई, या हमने मिलके ये चीज़ फिगर आउट की कि ये गैप आ रहा है, और अब फिर एस्केप जोन में आप जाना शुरू हो गए हो। एस्केप जोन इज लाइक आपका फिर मन ही नहीं करता, आप अपने आप को रीजंस देना शुरू करते हो, क्यों नहीं कर पा रहा मैं। एग्जैक्टली। सो बहुत बार बहुत सारे लोग इस चीज को मान भी नहीं पाते कि अच्छा वो एक्सक्यूज को ही एक वैलिड रीजन मान के चलते हैं, बट अल्टीमेटली वो है एक्सक्यूज ही, जो आपको खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप वो एक्सक्यूज दे रहे हो। बट वो अगर आपने मान ली अपनी गलती और फिर उस पे काम करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन ना मिले। सो मेन चीज ये है कि जब जेआरएफ से आपकी जर्नी शुरू हो रही है, तो आप एस्केप जोन में ना जाएं और अपने सब्जेक्ट से टच ना छोड़ें। ये बहुत मुश्किल है, साइंसेज में और भी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज आपका सारा काम जो है रिसर्च ओरिएंटेड हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, तो आपका मेजर फोकस उस पे होगा। ह्यूमैनिटीज में मैं फिर भी बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो भी आप टच बना के रख सकते हो। ह्यूमैनिटीज में कंपैरेटिवली इजी है, मुश्किल उसमें भी है, ठीक है, बट कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। सो पीएचडी आपकी जैसे ही कंप्लीट हुई, उसके बाद भी काफी टाइम जो है वो बीता। आपने बीच में एनआईटी में भी पढ़ाया? हाँ, मैंने एनआईटी ज्वाइन किया था एज अ गेस्ट फैकल्टी 6 महीने के लिए। सो उस दौरान क्या एक्सपीरियंसेस आपको मिले? अब जैसे ही मैंने अपनी थीसिस सबमिट की थी, उसके बाद से मैंने पोस्ट डॉक्टरल के लिए अप्लाई किया था, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई किया था बेसिकली, और कई जगह फॉरेन कंट्रीज में अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई। बहुत सारे मेल्स जो मुझे आए एज अ रिप्लाई, तो उनमें मैंने देखा था कि हाँ ठीक है, वैलिड रीजंस है, अब उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते, आपको नहीं मिल पा रही है। देन मैंने एनआईटी में अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे एज अ गेस्ट फैकल्टी हो गया था, ठीक ठाक सैलरी वो दे रहे थे। और वहाँ पर जो चीज़ मुझे सबसे बेस्ट सीखने को मिली, क्योंकि अब तक मेरा एक्सपोजर कहाँ पर था, कॉलेजेस में, ठीक है, स्टेट लेवल पे, स्टेट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल लेवल के किसी इंस्टीट्यूट पे मैं नहीं गया था। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगा लो, एनआईटी लगा लो, आईआईटी लगा लो, मेरा कोई एक्सपीरियंस इनसे नहीं था। तो मैंने जैसे एनआईटी ज्वाइन किया, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बीटेक के बच्चे फ्रेशर्स, फुल ऑफ एनर्जी, तो उनको हैंडल करना, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले। और मैंने, और हमें क्योंकि मास्टर्स के नहीं दिए गए थे, लाइक मास्टर्स में केमिस्ट्री पढ़ाने को नहीं दिया गया था, हमें एनवायरमेंटल साइंस दिया गया बीटेक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो ये और भी बेटर रहा वो इस एस्पेक्ट में कि अब बच्चों को कैसे आप 1 घंटे तक, इतनी एनर्जी है बच्चों में, मतलब 60 बच्चे बैठे हैं आपकी क्लास में, फुल ऑफ एनर्जी, अटेंटिवली देख रहे हैं क्या चीज़ आप बोल रहे हो, क्या सही बोल रहे हो, क्या गलत बोल रहे हो, मोबाइल लेके भी बैठे हैं उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि जो आप बोल रहे हो सही है नहीं। अब एनवायरमेंटल साइंस इतना बेसिक टॉपिक है कि उस पर आप कोई चीज़ गलत बोल ही नहीं सकते। लेकिन हमें पता, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया, तुम्हारी हेल्प से मैंने स्लाइड्स उसकी प्रिपेयर की थी,
देन उस बेस पे फिर मैं पूरा रिसर्च करके जाता था, ओके कि अगर बाई चांस यहाँ पे स्ट्रक होते हैं ये बच्चे जो है, क्योंकि कई बार बोरिंग हो जाता है ना टॉपिक, तो उसको कैसे इंटरेस्टिंग रखना है, क्या चीज़, कई बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछते हो आप, ठीक है, बिगेस्ट डैम कौन सा है, ओके ये किस कैटेगरी में आएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे पूछते हो तो एकदम से सभी की अटेंशन आपकी तरफ आएगी, क्योंकि यूजुअल जो आंसर उनको लगता है ठीक होगा वो आंसर ठीक नहीं होता है। सो ये बहुत सारी चीजें थी। और सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन स्किल वहां पर मैंने सीखी, क्योंकि इंग्लिश में ही कम्युनिकेट हम वहां पे करते थे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं फुली इंग्लिश में ही कम्युनिकेट बच्चों के साथ करता था, लेक्चर पूरा इंग्लिश में होता था, जिससे मेरी थोड़ी फ्लुएंसी बन गई थी वहां से। सो यानी जब आप पढ़ाने भी जाते हो तो अगर इंस्टीट्यूट अच्छा है तो सैलरी अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो तो चल जाएगा, बट अगर इंस्टीट्यूट अच्छा है तो एक्सपोजर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अग्री। क्योंकि अगर आप सेम चीज पीएचडी के बाद अगर कहीं पढ़ाने जा रहे हो या कोई लोकल कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हो या जहाँ पे बच्चे भी कम है वहां पढ़ाने जा रहे हो, तो वहां पे शायद फिर आप क्लरिकल स्टाफ बन के ही रह जाओगे, भले ही आप टीचर की तरह। एडेड कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में क्लरिकल बर्डन काफी ज्यादा रहता है। टीचिंग का मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा एज सच कुछ एक्सपीरियंस उनमें नहीं है, बट हाँ क्लरिकल का मुझे काफी हद तक सुनने में आता है, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सुनने में आता है। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि जो टीचिंग है वो सेकेंडरी काम रहता है, बट आई विल ट्राई, ऑब्वियसली मैं अब इस प्रोफेशन में आया हूँ तो मैं ट्राई करूंगा कि जो प्राइमरी चीज है उनका टीचिंग पे रहे, और ऑब्वियसली जो अदर वर्क्स हैं आपको करने पड़ते हैं वो भी साथ किए जा सकते। इससे ये भी चीज समझ आती है, कई बार हम सोचते हैं ना कि अच्छा जेआरएफ हो गया या नौकरी लग गई अब तो मजे ही मजे हैं, नहीं, टीचर का असली काम ही वहां से शुरू होता है, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा पढ़ के जाना पड़ता है। अग्री। ठीक है। सो पहले ऐसे लगता है ना 10th तक पढ़ लेंगे, बस 10th तक पढ़ना है, 12th तक पढ़ना है, चलो मास्टर्स हो जाए, उसके बाद ये लगता है कि नौकरी मिल जाए बस। बट अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हो तो सब लोगों को इस चीज के लिए रेडी होना चाहिए कि आपको जब आप पढ़ाने जाओगे तो 1 घंटे के लेक्चर के लिए आपको 2-4 घंटे मिनिमम लगेंगे उसको प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपेयर करो, राइट। सो ये तो यानी एक्सपीरियंसेस आपको मिलते रहेंगे, बट फिर ये एग्जाम वाला पर्सपेक्टिव क्या आया? बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जॉब के साथ साथ तैयारी कर लें। आपका भी सेकंड साइकिल में भी एनआईटी में आपका हुआ था, सेकंड साइकिल में आपने वो जॉब वो छोड़ी उस टाइम के लिए, एंड यू प्रेफर्ड कि जॉब की तैयारी बेटर है कि आप सोलली तैयारी करो। सो वो चीज आपको क्यों लगी कि क्या, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जॉब के साथ साथ तैयारी करना प्रेफर करते हैं। देखो उस टाइम पे अदिति की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, राइट, एंड उसके अलावा क्योंकि उसके बाद पॉलीमर्स टॉपिक आ गया था केमिस्ट्री का बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमने एमएससी लेवल पे पॉलीमर पढ़ा है वैसा नहीं होता, बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड, इंडस्ट्री ओरिएंटेड वो पॉलीमर का टॉपिक था, बीटेक टाइप। सो इट वाज लाइक जब मैंने उसका फर्स्ट लेक्चर लिया आई रियलाइज्ड कि नहीं मैं इसके लिए तो नहीं पाऊंगा, जस्टिस नहीं कर पाऊंगा फर्स्ट लेक्चर के ड्यूरिंग, क्योंकि आप अब पता है मैंने इतने टाइम तक अब एनआईटी में 3-4 महीने मैंने पढ़ा लिया, तब मुझे रियलाइज ये होगा कि मैं अपने सब्जेक्ट से तो अब छूटता चला जाऊंगा। और ये बोल देते हैं कि यार आपको सब चीजें आनी चाहिए, आपको सब चीज करा लो तो बेटर है, बट बहुत कम लोगों के केस में ऐसा संभव हो पाता है कि वो अपना मेन सब्जेक्ट भी पकड़ में रखते हैं, बाकी चीजें भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहते हैं। लेकिन मेरे केस में मुझे पता था कि ये चीजें नहीं हो पाएंगी, और साथ में ये एक ना विशियस साइकिल होता है कि चाहे गेस्ट फैकल्टी हो, चाहे कुछ भी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो जिसमें बहुत कम सैलरी आपको दी जा रही है, वर्कलोड क्लरिकल बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, मेन टीचिंग के लेक्चर्स आपके नहीं है, सब्जेक्ट से जो है आपका टच छूटता जा रहा है, और उस वजह से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो आप उसमें परफॉर्म कर ही नहीं पाते, क्योंकि सब्जेक्ट जो चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने को तो हो ही नहीं रहा है। देन वी डिस्कस्ड इट, आई थिंक ऑब्वियसली तुम्हें याद होगा ये चीज। तो उस टाइम पे डिस्कस करने के बाद जब हमने वो चीज छोड़ी, देन वी हैव रियलाइज कि ये चीज तो कभी भी शुरू कर सकते हैं, यानी ये जो विशियस साइकिल है इसमें तो कभी भी आ सकते हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो या किसी कॉलेज में कर रहे हो या ट्यूशंस पढ़ा रहे हो, वो या साइकिल कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, वो साइकिल कभी भी आ सकती है, आप कभी भी चाहे तब शुरू कर सकते हो। हाँ लेकिन ठीक है ट्राई कर सकते हैं हम। तो फिर एचपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई थी, देन सोलली उसकी प्रिपरेशन की थी, बिना ये सोचे कि अब जो गैप आएगा उसका फिर क्या किया जाएगा। और फॉर्चुनेटली स्क्रीनिंग, मेंस, देन इंटरव्यू होने के बाद हम यहाँ आए आज। बट उसके बाद आपको ये भी सोच के चलना पड़ता है, बिकॉज मैंने देखी है इनकी मेहनत की
इसके अलावा कुछ है नहीं फिर, ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सो अगर आप, क्योंकि इनको भी वो चीज दिख रही थी कि ये है, अब मैंने ये पाथ चूज किया है तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और इसके बाद और चीजें टफ होने वाली हैं अगर इस पेपर में नहीं हुआ तो। इट्स लाइक वही है कि आपका प्लान बी क्या है, बोला प्लान ए वर्कआउट नहीं करता तो प्लान बी क्या है, बोला प्लान बी ये है कि ए को कैसे वर्कआउट कराना है। सो हमारा यही था, प्लान बी भी यही था कि ए को कैसे वर्कआउट कराया जाए, एंड फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया तो बेटर। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जर्नी जो है वो वहाँ पे कंप्लीट होती है, लेकिन बीच में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, डीमोटिवेशन आता है, सो वो सबकी लाइफ में आता है। बिकॉज अगर ये एनआईटी वाली साइकिल वाला भी हटाया जाए या देखा जाए ओवरऑल, तो पीएचडी से लेके आपकी अभी जॉब तक अराउंड 2.5-3 साल का गैप आ गया है। यानी अगर ये जॉब गलती से नहीं मिलती तो वो 2.5-3 साल कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वो 2.5-3 साल कवर अगर किसी का नहीं हो पा रहा है या वो डीमोटिवेटेड फील कर रही हैं, सो वो कैसे अपने आप को समेट के उठे ना। बस चीजें कुछ ऐसे हैं, जैसे किसी दोस्त ने बताया कि देखो हम तो है लास्ट में रह गया वो फ्रेंड, ठीक है कि मेरा बिल्कुल लास्ट में मेरे से ऊपर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तो मैंने उसको ये बात बोली कि मुझे ये फीलिंग नहीं पता कि उस टाइम पे क्या रियलाइज होता है कि मैं बोल दूं यार मैं समझ सकता हूँ, नहीं मैं नहीं समझ सकता क्योंकि मैं लास्ट में नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि कैसे पीएचडी के ड्यूरिंग जब आपका टच छूट जाता है तो कितना एफर्ट लगता है उसको कवर अप करने। मुझे ये पता है पीएचडी की थीसिस सबमिट करने के बाद 2.5 साल तक, मतलब 5 महीने एनआईटी के निकाल दो, 2 साल तक आप कैसे घर बैठ के, जब आपके पेरेंट्स फोर्स नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, पर 2 साल आपकी कैसे गुजरे हैं वो मुझे फील होता है कि सबकी अपनी जर्नी रहती है। सो बट बात ये है कि आपको डिसीजन अपने खुद लेने पड़ेंगे और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद को ही ठहराना पड़ेगा, रेदर देन सेइंग कि यार फलां बंदे की वजह से मैंने ये किया, उस बंदे की वजह से मैंने किया। सो ऑब्वियसली आप अपने डिसीजन लो, कभी सही होंगे कभी गलत होंगे तो वो एक्सपीरियंसेस से आप फिर दोबारा सही की जो है कोशिश करोगे, ये ही लाइफ है। So basically everybody is living their choices. हाँ बहुत, क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो एक्चुअल में एक्सीलेंट थे लेकिन रह गए। अब रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, मैं उनका एक रीजन नहीं बोल सकता भाई एक्सीलेंट थे क्यों रह गए। मे बी रिटर्न में जो है मान लिया कोई सब्जेक्टिव में रह गया, राइटिंग में कुछ इशू, कम्युनिकेट प्रॉपर ना कर पाए हों, और भी बहुत सारे फैक्टर और राइटिंग में तो स्पेशली ये भी हो जाता है जो टीचर चेक कर रहा है उसके साथ कितनी वाइब मैच। इवन ये भी होता है कि स्क्रीन, हाँ उनको जो चीज चाहिए, अब एक्सपर्ट को जो चीज चाहिए अगर वो नहीं मिली तो ऑब्वियसली, अब मेरी स्पीड राइटिंग की बहुत कम है, बहुत कम। अब मैं 15 में से 10 क्वेश्चन करके आया हूँ एचपीएससी, लेकिन शायद मैंने 10 बेस्ट किए हैं क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैंने अपने बेस्ट ही किए हैं, उससे ज्यादा स्पीड है ही नहीं, मैं क्या करूं। राइट, और मैं सारे बच्चों की स्पीड ऐसी भी 15 के 15 कर सकते हैं, बट उनके पास शायद कंटेंट अच्छा नहीं होगा, मे बी उस वजह से कि जो चीज आपको प्रॉपर इस क्वेश्चन के लिए चाहिए वो चीज नहीं। हाँ ये चीज मैंने एमएससी में भी रियलाइज की कि मेरी स्पीड ज्यादा नहीं है लेकिन मैं बड़े बड़े आंसर नहीं लिखता हूँ। इट्स लाइक मुझे भी ऐसे ही चीजें समझ आती हैं कि मैं मिनिमम वर्ड्स में कैसे उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है ना, तो बिना इधर उधर घूमे। सो मे बी वो वर्कआउट मेरे केस में की होगी। हाँ कुछ एक बच्चे रह गए हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसका कोई एक रीजन नहीं हो सकता। सो बट इस सारी जर्नी में एक चीज जो हमेशा कॉमन रहती है और जो मैंने इनकी नोटिस की है, जो कि बहुत बेस्ट क्वालिटी है अगर आप इनकलकेट कर पाए खुद के अंदर, दैट इज प्रॉब्लम को एनालाइज करना। ये अपनी कमियों को, या मान लो आपका रिटर्न है, सब्जेक्टिव लिखना है, ये लिख के देखेंगे और उसमें से क्या चीज गड़बड़ हो रही है वो एनालाइज करना। जैसे जिन बच्चों का जेआरएफ या कोई भी एग्जाम कुछ एक मार्क्स से रह जाता है, मैं हमेशा बोलती हूँ एनालाइज करो। सो वो क्वालिटी आपके अंदर आपने डेवलप करनी है कि आप अपने ही पेपर को, अपनी ही लिखी हुई चीजों को एनालाइज कर पाओ और गलती ढूंढ पाओ। क्योंकि कोई भी इंसान नहीं बैठा, चाहे आप कोचिंग ले लो, चाहे किसी टीचर से मिल लो, वो नहीं बैठे हैं, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो सोलली बैठ के वन बैठ के आपको इतना टाइम दें कि आपकी सारी गलतियां बताएं, समझाएं, पॉइंट आउट करें। ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि कोई पॉइंट आउट करके, लेकिन गलती आप खुद कर रहे हो। एनालाइज आपको करना पड़ेगा और जब तक एनालाइज नहीं करोगे चीजें वर्कआउट कर ही नहीं सकते। राइट, सो घूम फिर की बात ना एनालिसिस पे आएगी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। सो आप एनालाइज करना सीखो चीजों को, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो,
ठीक है, तो एनालिसिस अगर आपने कर लिया ना, पिन पॉइंट कर लिया कि मेरी यहाँ गड़बड़ हो रही है, बस ये ना हो, हाँ। तो उसके बाद और कुछ चीजें आपको नई समझ आएंगी। सो वो एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जो इनकी बेस्ट क्वालिटी है, ये एनालाइज कर लेते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कैसे हो रही है, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। रवीना जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि स्टूडेंट्स कर क्यों नहीं पाते हैं। मैंने बहुतों से पूछा सब्जेक्टिव के ड्यूरिंग भी, जब इसका सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था एचपीएससी का, कि ओके आपने देखा होगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो। बोले नहीं। मैंने कहा किस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हुई, क्या सही करके आए हो, देखा नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? उसी को एस्केप जोन बोलते हैं, जब आप चेक ही नहीं करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आंसर शीट या रिस्पॉन्स शीट चेक ही नहीं करते हैं आंसर की आने के चलो बाद। मतलब पेपर की जज्बात मत चेक करो, आपका मन नहीं है, कभी फेड तो अप करो। हो गए हो, लेकिन जब आंसर की आई है तब तो देखो। जो चीजें सही हुई है वो ठीक है, आपको पता है, गलत हुई है वो देखो तो सही, कहाँ ब्लेंडर क्यों गलत मिस्टेक है? रही है, कहाँ जेन्युइन मिस्टेक रही है, तभी इम्प्रूव कर पाओगे उन चीजों को। और इम्प्रूवमेंट जो है वही आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। पॉसिबिलिटी थी कि इस बार नहीं होता, लेकिन अगर आप इन्हीं क्वालिटीज के साथ आगे बढ़ोगे तो होगा कभी ना कभी, राइट? वैसे तो बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो इन चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हो और ना हो। ओके, सो अगर आप ये क्वालिटीज साथ लेके चल रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, अपने अपनी चीजें देख रहे हो, आपको कितना आता है, आप अपनी कमियों से भाग नहीं रहे हो, उनके ऊपर काम कर रहे हो, ठीक कर रहे हो उनको, तो आपको सक्सेस ना मिले ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले, पॉसिबिलिटी है वहां पे, बट सक्सेस मिलेगी आपको किसी और फील्ड में मिलेगी। आप कुछ और कर लोगे, आप चाहे कोचिंग सेंटर खोल लोगे, ट्यूशंस खोल लोगे, कुछ भी कर लोगे, पैसे कमाने के लिए आपकी साधन खुल जाएंगे अगर आप अपनी नॉलेज पे काम करो। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ओके अगर मेरा ये एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम नहीं होता तब मैं क्या करता? ऑब्वियसली पहले सोचता कि ओके अपकमिंग एग्जाम कौन से है, लेकिन अब मैं घर नहीं बैठ सकता, राइट? ठीक है, अब ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैं इस एज ग्रुप में आ चुका हूँ, फर्दर मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, मुझे भी कुछ करना है। घर बैठे हुए टाइम पास छोड़ो, मतलब समय गुजरता नहीं है कई बार आपका। चलो अभी तो अदिति थी, मैंने बहुत अच्छा टाइम उसके साथ स्पेंड किया, सो मेरे साथ अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से देखो, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, तो मेरे साथ बहुत बेस्ट हुई है चीजें। पीएचडी हुई है, देन एनआईटी हुआ है, देन अदिति के साथ 1.25 साल जो है कंप्लीट मुझे 24/7 मिला है। सो इट्स लाइक इतना तो मे भी पता नहीं जिसके साथ भी हो दैट्स गुड, बट अगर ये नहीं होता उस केस में मैं क्या करता, जो कि प्लान बी नहीं बनाया था। अगर मैं बाद में सोचूं, अब सोचूं कि क्या करता मैं, तो मैं एक ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल कंपनी में किसी में अप्लाई करता, वहां पे जाता। 10,000 की जॉब में मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि वर्थ नहीं उस कॉलेज पे मैं जाऊंगा आऊंगा, इतना मेरा पेट्रोल का खर्चा हो जाना है, तो मैं सेविंग्स कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो ऑब्वियसली मैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में ज्वाइन करता किसी भी पोस्ट पे, एंड अदरवाइज जो है मैं यूट्यूब पे जो है फुल टाइम सोचता कि ठीक है अब मैं फुल टाइम लेक्चर्स वगैरह करता हूँ, कि उससे कम से कम एडसेंस से या कुछ जो है हो पाए, या फिर मैं किसी इंस्टीट्यूट में जो है अप्लाई करने की कोशिश करता, और उसके साथ साथ फिर मैं इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता। ओके, सो अभी आपने YouTube की बात की है, तो जो एके ऑर्गेनिक वाले कुछ एक बच्चे होंगे वो देख रहे होंगे, तो वो क्या उम्मीद कर सकते हैं एके ऑर्गेनिक पे कुछ नया देखने को मिलेगा? हाँ देखो, क्योंकि अब मैं जॉब में जब रेगुलर जाऊंगा तो वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद जो भी टाइम मेरा बचेगा, मैं कोशिश करूंगा कि कंटेंट मैं अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट डालता रहूं। So, वीडियोस कम हो सकते वो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं अभी बोल दूंगा कि 6 महीने बाद जो है जो एग्जाम है उसकी फुल प्रिपरेशन कराऊंगा, बट इट्स लाइक जो भी कंटेंट मैं डालूंगा ऑब्वियसली सोच समझ के डालूंगा, वो आपके लिए बीएससी एमएससी के लिए हेल्पफुल रहेगा, नेट जेआरएफ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो मैं ट्राई करूंगा उसमें जितना कंटेंट डल पाए मैं डालने की कोशिश करूँ। कोशिश ही सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो थैंक यू सो मच अमित हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है। सो ये जर्नी आपने देखी, बहुत सारे बच्चों की ऐसी ही जर्नी होती है, ठीक है, बस उसमें उतार चढ़ाव थोड़े से अलग अलग टाइमिंग पे हो सकते हैं, या उनकी चॉइसेस अलग हो सकती हैं। सो जस्ट बी विद योर चॉइसेस, अगर आप उस चॉइस को ले रहे हो सो आप उस चॉइस के साथ रहो और उसको ओन करो, चाहे गलत भी हो रही हैं चीजें, सही हो रही हैं तो भी, क्योंकि होता है ना जब सही होती है तो क्रेडिट आपको कईयों को देना पड़ता है कि जॉब लग गई, सो क्रेडिट भाई फैमिली देना नहीं पड़ता एक्चुअली क्रेडिट गोस होता है। अब इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन की, मेरा भी काफी गैप आ चुका था, देन
वो क्यों कर पाया मैं? पूरा पूरा दिन मेरा 6 से 8 घंटे की सीटिंग होती थी। पर्टिकुलरली जो लास्ट मंथ गया है राइट। उसमें बहुत हेक्टिक गया है। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे हो पाई? तुमने अदिति को और मम्मी ने अदिति को फुल टाइम संभाला है। राइट। तो चीजें ऑब्वियसली मैं कितनी देर के लिए नीचे आता था बाई चांस, क्योंकि इस रूम में बैठ के मैं प्रिपरेशन करता था। इवन एसी बंद करके कई बार प्रिपरेशन करता था, क्योंकि एग्जाम हॉल में एसी नहीं होगा। ये बात बहुत कम बच्चे सोच पाते हैं कि ठीक है कि मैं एसी बंद या सारी चीजें एक बंद चीज और करके पेन सिलेक्शन। तो हाँ, एक तो एग्जाम हॉल में एसी नहीं होगा, इसलिए गर्मी में बैठ के कैसे आप। और ये अच्छा रूम है, इसमें गर्मी बहुत अथाह गर्मी पड़ती है, अगर आप क्योंकि फैन या एसी ना चलाओ हाँ तो। शीशों की वजह से इसमें बहुत सनलाइट अंदर आ जाती है, ट्रैप रहती है, तो बहुत गर्मी रहती है। सो मस्त था। और पेन सिलेक्शन भी मैंने किया था, कौन से पेन जो है मेरे लिए मोस्ट कंफर्टेबल रहेगा। बहुत मैंने उनके लिए सर्च किया था, बहुत सारे पेन खरीदे थे। फाइनली 5 रुपए का पेन 5 रुपए का पेन एक, वो मेरे लिए बेस्ट फिट रहा। और मैंने उसे 4-5 पेन जो है, जो एक शॉप से मिले थे, मे बी वो अभी आ नहीं रहे हैं पेन, तो वो एक पर्टिकुलर शॉप से मुझे 4-5 पेन मिले थे, उन्हीं से जो है मैं वो एग्जाम लिख के आया हूँ, अपना रिटर्न एग्जाम। तो ये छोटी छोटी चीजें हर कोई शायद नहीं सोचता, ऐसा मुझे लगता है कि ठीक है पेन ही तो है, लिखाएंगे। क्योंकि स्पीड नहीं है, सो इसलिए कंफर्टेबल रहेगा। जितनी स्पीड है उतने में तो। हाँ जी, तो हमारी वीडियो बीच में स्टॉप हो गई थी स्टोरेज स्पेस की वजह से, एंड अभी हम एंड पोर्शन डिस्कस कर ही रहे थे। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, बट स्टिल एक पेरेंटल एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हम पेन के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे थे। सो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि पेन वाली चीज, या आपको पता है कि वहां पे आपके जब आप पेपर लिखोगे एनवायरमेंट कैसा होगा, ठीक है। टाइमर लगा के तो मैं सबको वैसे भी बोलती ही हूँ कि टाइमर लगा के काम कर सकते हो। सो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अगर आप ध्यान रखोगे, अपने अंदर इनकलकेट करोगे, तो चीजें वर्कआउट कर जाएंगी, मिलेगी। और सक्सेस का मतलब हमेशा एक गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, ठीक है। सक्सेस का मतलब आपके लिए अलग भी हो सकता है। अल्टीमेटली पॉइंट हैप्पी रहने का है, ठीक है। सो पेरेंटल एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मैं ये डिस्कस कर रही थी उस टाइम पे जब वीडियो स्टॉप हुई, कि जब आप टेबल के दूसरी साइड पहुंच जाते हो, आपकी स्टोरी सुनी जाती है, जो कि बहुत सारी स्टोरीज अनसुनी रह जाती हैं, ठीक है। सो स्टोरीज सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती हैं जिनको दुनिया की नजरों में सो कॉल्ड सक्सेस मिल जाती है, राइट। और वो सक्सेस के मिल गई, उस दौरान वो क्रेडिट भी बहुत सारे लोगों को देते हैं या देना पड़ता है, लगा लो। बट जब आप फेल होते हो तो उस फेलियर का ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को ही लेनी पड़ती है, राइट। सो उस चीज के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। बट उस फेलियर में सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है, राइट। सो आप बताएंगे कुछ? आप बता रहे थे पेरेंट्स का, जैसा कि अब हम डिस्कस कर चुके थे एक्चुअली। हाँ। तो उसमें यही था कि जिस दिन हम इंटरव्यू दे के आए, शाम को हम लोग घर पहुंचते हैं, और शाम तक 7 बजे के आसपास जब हम खाना वगैरह खाने जा रहे थे, इंटरव्यू के मार्क्स की, देन अब मुझे इतने एफर्ट नहीं हुए, क्योंकि मैं जब भी कोई एस्टिमेट लगाता हूँ तो एक रफ एस्टिमेट लगाता हूँ, क्योंकि हायर साइड पे हूँ तो हो जाएगा, लोअर साइड पे हूँ तो नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट कि यार पता नहीं हो पाएगा, कट टू कट रहता हूँ कि होगा या नहीं होगा, सिंपल। मतलब वो भी बहुत अच्छे से एनालाइज करना बैठ के, वो नहीं हुआ। हाँ। तो मैंने कहा अब कौन बैठ के ये देखेगा किसके मार्क्स ज्यादा हैं, किसके मार्क्स नहीं, तो नहीं करते हैं। सो इट्स लाइक नहीं होगा, क्योंकि बाकी काफी बच्चों के मेरे से ज्यादा नंबर थे इंटरव्यू में भी, और ओवरऑल मिला के भी। तो मैंने कहा यार नहीं होगा। तो 95% 99% इवन मान लिया था कि नहीं होगा। और तो फिर ये चीज पेरेंट्स को बोल दी, तो लाइक ओके, कोई वो नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब 9 बजे रात के मैं और रवीना बैठे थे। आई वाज डिस्कसिंग इट विद रवीना कि रवीना मेरा नहीं होगा तो बोले कोई बात नहीं, कुछ और देख लेंगे। सो ऑब्वियसली हम इतने मैच्योर हैं, बाय एज लगा लो या बाय एक्सपीरियंसेस लगा लो। सो वी लाइक ठीक है कुछ और करेंगे। तभी मेरा फोन जो है रिंग करता है, और नीचे से पापा फोन कर रहे हैं। ही वाज लाइक कि अमित, अच्छा टेंशन वगैरह मत लियो इस चीज की कि नहीं होगा, कि नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेनी है। नहीं मैंने कहा नहीं पापा, इसकी क्या टेंशन, मतलब ठीक है नहीं हुआ, इसमें क्या है, नहीं ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हाँ वो अपने एस्पेक्ट में उनको लगता है कि पता नहीं ज्यादा टेंशन लेना वगैरह। मतलब हमारी एज, क्योंकि हम 30 होने वाले हैं, हुए नहीं है, बट उस एज के हिसाब से ये चीज हमें पता है कि हाँ कुछ गलत कदम या फेलियर के हिसाब से कोई आप वो नहीं जाओगे उस साइड। बट पेरेंटल एस्पेक्ट देख के मुझे उस टाइम पे बहुत खुशी हुई थी कि मतलब स्पेशली फोन किया डैडी ने कि टेंशन नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम हैं ही साथ। कंसर्न देखो कि चाहिए क्या हमें, वही कंसर्न की जरूरत होती है सभी बच्चों को,
ठीक है, चाहे एज कितनी भी हो, बट Depend चाहिए करता होता है वो कंसर्न हाँ। कि पेरेंट्स आपके साथ हो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब नहीं हो रहा होता ना कोई एग्जाम, तो पेरेंट्स या घर के लोगों की तरफ से ही ताने आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत चीज से मैंने बच्चे बहुत सारे बोलते हैं। बच्चों की सुनी है, राइट। सो वो चीज अगर कहीं संभल जाए ना, तो बच्चे वो होता है ना फूल की तरह खिल जाएंगे। सो वो कर लेंगे कुछ ना कुछ हासिल। अल्टीमेटली पेरेंट्स का एक ही गोल होना चाहिए कि हमारा बच्चा खुश रहे। खुश रहे, ठीक है, कि agree, खाना हाँ। तो हमारी सैलरी या हम कमा रहे हैं उससे भी खा ही रहा है, ठीक हाँ, है। मतलब सो बाकी चीजें भी हो जाएंगी। हाँ, सो manage हो वो जाएगा। एस्पेक्ट रहता है। सो जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, सो प्लीज बी विद योर किड्स। वो agree। बहुत जरूरी है। उनको सिर्फ आपके ही साथ की जरूरत है, और किसी का साथ उनको चाहिए ही नहीं है। कई बार आप बोलते हो ना कि अच्छा नौकरी नहीं मिल रही लड़के को या लड़की को, और पता नहीं समाज क्या बोलेगा, या वो समाज के एस्पेक्ट में मत जाओ ना। आप समाज को आपके बच्चे से नहीं लेना देना, आपके बच्चे को उससे नहीं लेना देना। सो मेन एस्पेक्ट ये है कि आप अपने बच्चे के साथ रहो, ठीक है। सो बहुत सारे सुसाइड शायद रुक जाएं अगर आप अपने बच्चों के साथ और रहोगे। डिप्रेशन ना हो बच्चों को। सो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रुक जाएगी। गलत चीजें होने से रुक सकती हैं, ठीक है। तो कोई भी पेरेंट ये वीडियो देख रहा हो, सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, बी विद योर किड्स। वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और जो शायद पता नहीं इसमें आई या नहीं, क्योंकि हमने वो सुना नहीं कंप्लीट, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। जैसे बोल देते हैं ना, आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो, फेलियर के बाद भी कैसे रहते हो। तो मैंने एक चीज ये नोट की, जैसे मैंने सुना है बहुत सारे रील्स में लगा लो, या मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा भी, कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन की बात नहीं होती कि आप एक चीज को ना बार बार करते रहो। तो मैंने इस टाइम पे जब मैंने ये एग्जाम की प्रिपरेशन की, एक चीज रियलाइज की कि आप कोई भी एक अच्छी चीज शुरू करते हो ना, तो बाकी अच्छी चीजें ना लूप में चलने लगती हैं। इसलिए मैंने क्या, रनिंग शुरू की थी। मैं रोज शाम को जाता था, 2-1 किलोमीटर के आसपास रनिंग करता था। और कोई भी मौसम हो, बारिश हो रही है मैं जा रहा हूँ, धूप निकली हुई है मैं जा रहा हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो रहा है मैं जा रहा हूँ। और उस लूप की वजह से मेरा फिक्स रहता था कि ठीक है इस टाइम पे रनिंग जाना है, आके जो है नहा लिए वगैरह, खाना खा लिया, देन फिर स्टडी के लिए बैठ गए। सुबह उठे, फ्रेश वगैरह हुए, खाना खा लिया, देन फिर स्टडी के लिए बैठ गए। तो वो एक लूप में चले और आपको टेंशन भी नहीं होती एग्जाम की। तो ऑटोमेटिकली मैं ये कहूंगा कि डिसिप्लिन वे में कोई भी चीज करने की कोशिश करो और अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करने की कोशिश करो। सो वो लूप शुरू हो जाएगा। आप भी अच्छी आदतों का लूप शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका एग्जाम पास आता है ना, या स्पेशली जब आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो एग्जाम पास आता है, तो वो 1-1.5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत क्रूशियल होता है। और उसमें आपको बहुत 10-10, 12-12 घंटे भी बैठना होता है पढ़ने के लिए। सो वो तभी हो पाएगा जब आप मोटिवेटेड या अंदर से अच्छा फील करोगे। और वो अच्छा फील तभी करोगे जब आपने अच्छी आदतें शुरू कर रखी होंगी, राइट। सो बस यही थी सारी चीजें। आप भी अच्छी आदतों का लूप शुरू कीजिए, अपनी गलतियों को जो है वो समझना शुरू कीजिए, उनको मानिए, एक्सक्यूज मत दीजिए खुद को, होता है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। या कई बार ऐसे होता है अच्छा मेरा पेपर अच्छा नहीं होता, मैं बीमार था उस टाइम पे, तो बीमार था, आप खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो, राइट। सो वो एक्सक्यूजेज नहीं देने हैं, और बाकी सक्सेस तो मिल ही जाएगी जब आप इन सारी क्वालिटीज के साथ आगे बढ़ोगे। सक्सेस की अपनी डेफिनेशन बना, सबकी अपनी डेफिनेशन होती है, तो आप अपनी डेफिनेशन क्या बनाते हो, आपको अपनी डेफिनेशन खुद बनानी पड़ेगी। बिकॉज किसी के लिए सक्सेस हो सकता है गवर्नमेंट जॉब, किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि भाई मैं अल्टीमेटली हैप्पी रहना चाहता हूँ, हेल्दी रहूं, या अपनी फैमिली के को खिला पाऊं, इतना कर पाऊं, राइट। तो सबके लिए सक्सेस अलग अलग होती है। बिकॉज अगर आप सक्सेस सिर्फ मनी एस्पेक्ट में लेके जाओगे, सो ट्रस्ट में आप कितना भी कमा लो आपको कम ही लगेगा। बट ये भी याद रखें, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी, मतलब अल्टीमेटली सिर्फ वो गोल मत बनाओ, हैप्पी भी रहो साथ के साथ। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू करोगे, हैप्पी रहोगे, तो ऑटोमेटिकली फिर मनी एस्पेक्ट पे भी आप काम कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आप वैसे ही क्रिब करते रहोगे और होता ना सैड मूड में रहोगे, नेगेटिविटी में रहोगे, तो वो भी लूप में चलना शुरू। सो पॉजिटिविटी का लूप शुरू कीजिए एंड पढ़िए बहुत अच्छे से, और अपने गोल्स को अचीव कीजिए, अपने गोल्स सेट कीजिए। एंड पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहिए, उनका साथ दीजिए, उनको आपके सपोर्ट की और साथ की हमेशा जरूरत होती है, ठीक है। सो बाकी जॉब्स आती जाती रहती हैं, लेकिन खुशी रहनी चाहिए, वो आपकी चॉइस है। सो हैप्पीनेस इज अ चॉइस। एंड जैसे मैं बोलती हूँ, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सो टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। बाकी कोई क्वेरीज हो, अमित सर से पूछनी हो कोई स्पेशल क्वेरी, या CSIR वाले बच्चों को कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब, कोशिश करेंगे, ठीक है जी। सो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।